26/11 को क्या हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ हुई, किसने सारी ट्रेनिंग दी। जब अटैक 27 अक्टूबर को होना था तो ये 26/11 को कैसे शिफ्ट हो गया। लास्ट टाइम में बॉर्डर सिक्योरिटी को कम कैसे कर दिया गया, गौतम अडानी को इस अटैक से बचाया कैसे गया, पूरा प्लान किसने और कहाँ एग्जीक्यूट किया। तो आज हम बात करने वाले हैं 26/11 अटैक के बारे में। तो चलो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत का जो मेन मुखिया है, इसकी जड़ है, वो है हाफिज सईद। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 में कैडेट कॉलेज अबुल हसन, जहाँ दो लोग थे, हसन राना और सैयद गिलानी। ये दोनों स्टूडेंट थे, वहाँ पे पढ़ते थे और काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती भी थी। सैयद गिलानी की जो माँ थी वो कनाडियन थी और इसका बहुत बड़ा ये फ़ायदा भी आगे उठाने वाले होते हैं। सैयद गिलानी वो आगे चलकर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाता है और काफ़ी सक्रिय हो जाता है। गिलानी की मदर एलिस हेडली थी और उधर जो दाऊद सैयद गिलानी, जो कुछ अमेरिकन जैसा लगता था। अभी आपको लगता है कि इन सब का क्या कनेक्शन है इस 26/11 हमले से, पर रुक जाइए, इसका ही कनेक्शन है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने इस अटैक को सक्रिय बनाया। इन दो कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, तहावर हसन राना और सैयद गिलानी की दोस्ती ने इन आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। 7 साल बाद दाऊद गिलानी अमेरिका अपनी माँ के घर चला जाता है। यूएसए के फिलाडेल्फिया में रहता है, लेकिन तब भी वह पाकिस्तान के टच में रहता है। पाकिस्तान से काफ़ी दोस्ती रखता है, पाकिस्तान को ट्रेड करता है और वो ड्रग का ट्रेड करता था, जो दाऊद गिलानी है, जिसका पहला सैयद गिलानी के नाम से जाना जाता है। और ख़ुद भी वो ड्रग का काफ़ी एडिक्ट था। 2000 तक वो अमेरिका में रहता है। 2001 में इसका मकसद शिफ्ट होकर जब ये ट्रेड वगैरह कर लेता है तो उसके बाद इसका जो मकसद था वो आतंक की तरफ बढ़ जाता है और फिर लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के टच में आता है। इससे पहले हाफिज कई आतंकी हमले भारत में अंजाम कर चुका था और एक बड़े प्लान की तरफ वो आगे बढ़ रहा था। उसको कई ऐसे लोग चाहिए होते हैं हाफिज सईद को, जो उस प्लान में उसका साथ दे सके, इसके यूज़ आ सके। वहीं दाऊद गिलानी लगातार पाकिस्तान 5 बार जाता है। फरवरी 2002, अगस्त 2002, अप्रैल 2003, अगस्त 2003 और दिसंबर 2003। हाफिज सईद के कहने पर वो पाकिस्तान आता है और हाफिज सईद उससे मिलता है और उसे लश्कर तैयबा का फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग का हेड बना दिया जाता है। एक्चुअली लश्कर तैयबा को उसमें जो लीड कर रहा होता है, यानी जो उसको उसका कार्यभार संभाल रहा होता है, वो होता है मीर साजिद मीर। और साजिद मीर के कहने पर जो है इस चीज़ का काम आगे बढ़ाया जाता है। वहीं दाऊद गिलानी को लगता है कि अब उसे कोई मिशन दिया जाएगा, कश्मीर भेजा जाएगा, पर साजिद मीर उसे कश्मीर नहीं भेजता है। और साजिद मीर दाऊद गिलानी से कहता है कि तुम जिस विंग के हिस्सा बने हो उसका तुम्हें काम करना है और तुम्हें वापस अमेरिका जाना है और वहाँ पर जा करके अपने नाम को चेंज करना है, कोई ऐसा नाम रखना है जिससे जो अंग्रेज़ों का नाम लगे। तो ये बात मान जाता है दाऊद गिलानी और ये निकल जाता है वापस यूएसए की तरफ। यूएसए जाता है और उसको साजिद मीर के कहे अनुसार उसने अपने नाम को बदल लिया। उसने अपने नाम को माँ के नाम के साथ में मिलाया और अपने नाम में डेविड कोलमैन हेडली कर लिया 2005 में। और पासपोर्ट भी उसका बन गया, पासपोर्ट अप्लाई किया, सब कुछ आराम से हो गया, प्रॉपर यूएसए सिटीजन अब वो बन गया। क्योंकि वो उसका जो चेहरा था वो फॉरेनर की तरह था, तो वो कहीं भी पाकिस्तानियों में अब मैच नहीं कर रहा था। और कहा जाता है इस पासपोर्ट बनने के पीछे आईएसआई का हाथ था। उसी की मदद से इतनी आसानी से अमेरिका में पासपोर्ट बन गया, वो भी एक पाकिस्तानी का। तो ये कहीं ना कहीं आईएसआई का इसमें हाथ था। अब दो पुराने दोस्त तहावर राना और डेविड हेडली आपस में मिलते हैं। उधर यूएसए में प्लान अंजाम हो रहा था, इधर लश्कर तैयबा लड़कों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और ट्रेनिंग के लिए उसने कई लड़कों को बुलाया। कई लड़के आते हैं, लगभग 32 लड़के थे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें 3 फेज़ होते हैं और इन्हीं में से 32 में एक अजमल कसाब भी था। ट्रेनिंग का दौर शुरू होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस ट्रेनिंग के लिए जिन लड़कों को लाया गया था वो लड़के पढ़े लिखे ना हो, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो और उनके आगे पीछे कोई बहुत ज़्यादा जानने वाला ना हो।
साथ ही में उनका कोई फ्रेंड सर्कल बड़ा ना हो, साथ में वो अनमैरिड हों और अपने रिलीजियस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसे लड़कों को बुलाया गया। तो ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज़ स्टार्ट होता है और ट्रेनिंग लश्कर-ए-तैयबा में आ गई थी। और ट्रेनिंग का जो फर्स्ट फेज़ होता है उसमें दौरा-ए-शिफा 32 लड़कों को लाया जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद में ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और ये ट्रेनिंग बड़े ही तरीके से, जहाँ उनको रिलीजियस, पहले तो उन्हें रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे चीज़ें होती हैं कि उनको धार्मिक कट्टरता उनके अंदर लाना, उनको गन्स, हिंदों पर उनको लगातार गन चलानी होती है और उन सभी लड़कों को सुन्नी में चेंज किया जाता है। अगस्त 2003 में 32 लड़कों में से 10 लड़के बचे और फिर ट्रेनिंग में जिनकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी थी वो थी इस्माइल खान और इन 10 लड़कों को बडी ग्रुप में बदल दिया गया। एक्चुअल में जो बडी ग्रुप होता है, इस्माइल खान हेड भी था इसका, और जो बडी सिस्टम होता है वो ये होता है जैसे आर्मीज़ में होता है, इंडियन आर्मी में बडी सिस्टम कि 2-2 लोगों का एक ग्रुप होता है, वैसे बना दिया गया। और बनाने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए इन लड़कों को अजीज़ाबाद लाया गया, वहाँ पर ट्रेनिंग का सेकेंड फेज़ हुआ और फिर ट्रेनिंग का थर्ड फेज़ स्टार्ट हुआ जिसमें मरीन ट्रेनिंग देनी थी। और उस मरीन ट्रेनिंग में जो हेड था उसने इनको ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग में नेविगेशन सिस्टम, मैपिंग और स्विमिंग करना, साथ में गन्स और जो फाइटिंग करना, और ये हकीम करके एक लोग थे जिन्होंने ये ट्रेनिंग पूरी उनको दिलाई। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। उधर डेविड हेडली या तहावुर राना अपना काम कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर फर्स्ट इमिग्रेशन सर्विस स्टार्ट की। अच्छा, डेविड जो कि पूरा तरह से अंग्रेज़ था, तो मुंबई में उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इमिग्रेशन बिजनेस। ये आराम से ओपन भी कर लेता है क्योंकि उसके पास यूएसए का पासपोर्ट था, जिसके बाद कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और उसने अपना काम स्टार्ट किया इंडिया में। इंडिया के बाद में उसने कई स्टेट्स में और भी किया। इससे पहले वो विदेशों में भी कई जगह पे ये सिस्टम अपना काम कर चुका है, तो जिसकी वजह से कोई विशेष प्रॉब्लम उसे नहीं आई। 14 सितंबर 2006 में वो इंडिया आया और उसने खुद आकर के इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया। और रेगुलेट करने का मतलब ये था कि उसने जगह जगह की फुटेज लेना स्टार्ट की, खासकर उन जगह पर जहाँ पर हमले होने वाले थे, जैसे कि ओबराय होटल, थियोपोर्ट कैफ़े और ताज होटल और जो CST रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, इन सब की उसने वीडियोग्राफी करी, फुटेज बनाई, मैपिंग करा, सब कुछ करा। और डेविड हेडली ही था जिसने पाकिस्तान को आए लश्कर-ए-तैयबा को ये जानकारी दी थी कि उन आतंकवादियों, उन 10 आतंकवादियों को पानी के रास्ते आना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका पूरा मैपिंग हो गया और फिर ये लश्कर-ए-तैयबा के जो लोग थे उनके कहने पर अप्रैल 2008 में जो है ये पाकिस्तान जाता है उसी रास्ते से, यानी उसी पानी रास्ते से। और ये पानी के रास्ते जो है पाकिस्तान जाता है। सारी वीडियोग्राफी और जो भी उसने इकट्ठा किया था, जैसा भी जो था, वो सब लश्कर-ए-तैयबा को देता है। अब उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस दिन एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। फिर डेट डिसाइड होती है 13 सितंबर 2008। लखवी बताता है कि इस दिन जो है रोज़ा है और ये दिन अटैक के लिए बेस्ट रहेगा। उधर जो 10 लड़के थे जो आतंक को फैलाने वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर उसी टाइम में इंडिया हाई अलर्ट पे होता है क्योंकि रॉ द्वारा कुछ जानकारी मिली होती है जिसकी वजह से मुंबई और दिल्ली उसमें अलर्ट पर होता है और जगह जगह जो है पुलिस आर्मीज़ होती है। तो उसकी वजह से लश्कर-ए-तैयबा को ये बात जो है कुछ दिनों के लिए कैंसिल करनी पड़ती है। अब ये प्लान तो कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी हुई है। वहीं अजीज़ाबाद में फिर रखा जाता है इन लड़कों को कुछ दिनों के लिए ताकि ये चीज़ें लीक ना हो सकें और वो लड़के पूरी तरह से इनकी कंट्रोल में रहते हैं। फिर लश्कर-ए-तैयबा में लखवी 26 नवंबर 2011 की डेट फिक्स करता है और 22 नवंबर 2011 को इन्हें सी साइड में लाया जाता है जहाँ इन्हें कलावा पहनाया जाता है जैसे इंडियंस पहनते हैं। इन्हें इंडियन कपड़े पहनाया जाता है, सिम फ़ोन दिए जाते हैं और कुछ कैश भी दिया जाता है। ये चीज़ें आपको रिपोर्ट्स में सब मिल जाएंगी। दिया जाता है ताकि वो अगर टैक्सी वगैरह कर सकें तो इसलिए कैश दिया जाता है। फिर उन्हें जो है बैठा दिया जाता है लगभग 7 बजे के आसपास एक शिप में जो कि पाकिस्तान का ही था और बैठाया जाता है
और फिर उन्हें थोड़ी देर बाद एक जहाज़ अल हुसैनी में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर पूरी रात सफ़र करते हैं। अगले दिन 23 नवंबर लगभग 12 बजे के आसपास उन्हें एक इंडियन शिप दिखाई देती है, कुबेर। ये बताते हैं हमारे शिप की बेल्ट ख़राब हो गई है। उसकी वजह से कुबेर रुकता है। रुकने के बाद जो इनकी हेल्प के लिए रुका था, इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और सभी को मार दिया। उसमें अमरचंद एक था जो पर्सन, उसको नहीं मारते, उसको ये रख लेते हैं लोकेशन जानने के लिए और सब चीज़ों के लिए। लेकिन अमरचंद की यहाँ एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि अमरचंद एक बार गलती से पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है, जो शी बॉर्डर था। उसकी वजह से उसे 6 महीने जेल में रखना पड़ा था। शायद ये जो रास्ता चुना था वो अमरचंद के ज़रिए ही चुना था शायद। यूएसए ने अटैक के कुछ दिन पहले अल हुसैनी शिप पर कुछ संदिग्ध पाया था, जो कि इंडिया को बताया भी था। NSG M.K. नारायण को बताया था कि कुछ संदिग्ध अल हुसैनी पर हो रहा है, पर वो चीज़ें नहीं बताते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इंटेल भी दिया कि कुछ होने वाला है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जहाज़ कुबेर आगे बढ़ता है और 26/11 को 4 बजे मुंबई के पास पहुंच जाता है। वहीं अमरचंद को पहले ही मार चुके थे और ये जो पहुंचते हैं बादवर पार्क जो कुलाबा में स्थित है, वहाँ पे ये उतरते हैं। एक्चुअल में वो फिशर बस्ती थी और काफ़ी घनी आबादी थी, जिसकी वजह से इनको कोई बहुत ज़्यादा पूछता भी नहीं कि कहाँ से आए हैं, क्या है। ये जगह सही थी उनके लिए, जो कि बताया गया था उनके आकाओं के द्वारा। अपने टारगेट पर आराम से यहाँ से पहुँच भी सकते थे, ताकि जैसे कामा हॉस्पिटल है और जो भी चीज़ें इनके टारगेट थे, ओबराय हॉस्पिटल। फिर अब ये यहाँ से टीम्स में डिवाइड होते हैं। इनकी जो टीम्स थी, इस्मत और कसाब CST स्टेशन गए, सोहेब और नाजिर लियोपोर्ट कैफ़े और जावेद और हाफिज़ अशद ये ताजमहल, और इमरान और नज़ीर नरीमन हाउस और सदुल्ला रहमान ओबराय होटल। अब ये 8 आतंकवादी उस जगह पर उतरते हैं, उस बस्ती में उतरते हैं, और 2 आतंकवादी जो थे जिनको ओबराय होटल में अटैक करना था वो उसी शिप में बैठे होते हैं, सदुल्ला और रहमान। तो वो वहाँ निकल जाते हैं। एक व्यक्ति इनको देखता भी है कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे और उन्होंने इतने बड़े बैग टांग रखे हैं। थोड़ा सा उन्हें संदिग्ध होता है, पुलिस को बताते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और उसमें से कसाब भी उस व्यक्ति को काफ़ी चिल्ला देता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जो है वहाँ कुछ भी कोई भी सिस्टम उनको हैक नहीं करता, कुछ भी उन्हें कोई पता नहीं चलता। उसके बाद वो 8 अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पे उनको अटैक करना था। इस्मत और कसाब CST चले जाते हैं, सोहेब और नाजिर लियोपोर्ट कैफ़े चले जाते हैं, जावेद और हाफिज़ असद ताज होटल, इमरान और नसीर नरीमन हाउस। वहीं सदुल्ला और रहमान पहले ही ओबराय होटल निकल चुके होते हैं। जिस टैक्सी से ये जाते हैं उस टैक्सी में इन्होंने बम फिट कर दिया और ये थोड़ी दूर जाते हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ पे उतर जाते हैं अपना CST, जहाँ पे उनको CST स्टेशन पे उतरते हैं और वो जो वैन थी वो आगे जा कर के थोड़ी दूरी पर उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उसमें एक्चुअल में जो ड्राइवर था उसके साथ में 2 लोग और जो पैसेंजर थे वो बैठे हुए थे, उनकी भी उस बम ब्लास्ट में डेथ हो जाती है। साथ में जो उस ब्लास्ट में जो आसपास के जो लोग खड़े थे, बैठे थे, जो भी थे, उनको भी उस हादसे ने अपने चपेट में ले लिया होता है। अब इधर CST जब स्टेशन पर ये पहुंचते हैं लगभग 9:30 के आसपास रात में, कसाब इस्माइल इन्हें बड़ी गुस्सा आती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कम भीड़ थी। ये देखकर ही अपने आगा को सब बताना चाहते थे कि यहाँ भीड़ नहीं है, पर नेटवर्क ना होने के कारण कुछ नहीं बता पाते। वहीं टॉयलेट जाते हैं और अपनी सारे गन्स वगैरह, वेपन्स वगैरह तैयार करते हैं और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में लिखी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। और फिर जो है ये बुरी तरीके से आक्रमण करते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और जिन्होंने कसाब को देखा था वो बहुत ही गंदी हंसी हंस रहा था, ये उन लोगों का कहना था। और फिर लगातार ग्रेनेड से हमले होते हैं उस स्टेशन पे, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोग जो भाग पाते हैं भाग जाते हैं और फिर वहाँ पे सिर्फ खून ही खून था उस एरिया में। लगभग 10:45 तक उन्होंने कई मैगज़ीन खाली कर दी होती हैं। अब CST में लगभग 58 लोग मारे जा चुके थे और 104 लोग इंजर्ड हो चुके थे। फिर ये सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाती है। उधर CST से ये दोनों इस्माइल और कसाब बाहर निकलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो उनका मालाबार हिल था। फिर ये पुलिस की सायरन सुनते हैं और कामा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जब कामा हॉस्पिटल जाते हैं
एक्चुअल में कामा हॉस्पिटल इनके टारगेट में कहीं था नहीं, जिसकी वजह से उनका कोई मैपिंग नहीं था इनके पास। और वहीं जब ये अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ वुमेन और बच्चों का हॉस्पिटल है। फिर ये तब भी घुस जाते हैं। अब ना ही इनको एंट्री पॉइंट पता थी और ना ही वहाँ का एग्ज़िट पॉइंट पता था। ये जाते हैं और तभी इनको एंट्री करते हुए जो वहाँ का जो डॉक्टर था वो देख लेते हैं और वो तुरंत सारे डोर्स सारे बंद करवा देते हैं और सभी को छिपाने लगते हैं। कई जो नर्सेस तुरंत जो है सारे पेशेंट को लेकर जाने लगते हैं और बहुत सारे पेशेंट और डॉक्टर्स की जान भी बचाई जाती है। लेकिन जो डॉक्टर सबको बचा रहे थे लास्ट में उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि उन पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि कहाँ है वो, और वो नहीं बता रहे थे, जिसकी वजह से इस्माइल कसाब ने उन्हें मार दिया। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, इन्हें जाना था मालाबार हिल, तो ये फिर से उसकी तरफ बढ़ते हैं। टैक्सी करते हैं, टैक्सी नहीं मिलती है। उधर हेमंत करकरे पर के पास में मुंबई ATS का फ़ोन आता है, जिसमें वो खाना खा रहे थे। तुरंत वहाँ से उठते हैं। उसके बाद वो अशोक कामते और विजय सालस्कर और अर्जुन जादेव के साथ में पुलिस वैन में सवार होते हैं, जिसमें कुछ हवलदार भी होते हैं, और वो वैन सीधे कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। उधर इस्माइल और कसाब कामा हॉस्पिटल से निकल चुके थे। उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। उन्होंने सीधे इस जो है पुलिस वैन पर ही अटैक कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें 3 लोगों की तो तुरंत डेथ हो गई, जिसमें 2 लोग पीछे जिंदा थे, जिसमें से एक के पैर में गोली लगी हुई थी। लेकिन तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, उसका टायर पंचर हो गया और उसमें रिंग बजी। जो पीछे पुलिस वाले थे ये तुरंत जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं और फिर से गोली चलाते हैं, जिनसे एक लोग फिर से मर जाते हैं जो अभी जिंदा थे, बेहोश हुए थे, और एक लोग बच गए थे। उन्होंने तब तक पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। उधर MS-02 JP 1276 एक स्कॉडा कार आती है, जो सुमित विजय जी की थी, जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में बैठे हुए थे। उन्हें ये कसाब और इस्माइल उतार देते हैं, पर जल्दबाजी में उन्हें मारना भूल जाते हैं। और उधर जो पुलिस अभी जिंदा थे, जो उस वैन में जिंदा थे जिस पर अटैक हुआ था इनका, जाधव जी, वो पुलिस को बता देते हैं कि एक स्क्वाडा कार आ रही है और बैरिकेड्स लगा दो, इसमें 2 आतंकवादी हैं। अच्छा, पुलिस भी ऐसा ही करती है, तुरंत फट से बैरिकेड वगैरह लगा देती है, सबको रोक देती है। और फिर ये बार बार पुलिस जो है इन दोनों से कहती है कि तुम लोग गाड़ी से नीचे उतरो और सरेंडर कर दो, पर कोई सरेंडर नहीं करता है और वो गाड़ी को यू टर्न करने की कोशिश करते हैं। तभी फायरिंग हो जाती है और फायरिंग में इन दोनों पर पुलिस जानते हैं कि ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन उसमें से इस्माइल जो था वो मर चुका था, लेकिन अजमल कसाब जो है तूकाराम काम्बले जो इसको पकड़ रहे थे उस पर गोली चला देते हैं, जिसमें तूकाराम काम्बले जी शहीद हो जाते हैं और अजमल कसाब को पकड़ लिया जाता है। अजमल कसाब को तुरंत अरेस्ट करके ले जाया जाता है सारे पुलिस के थ्रू, और उधर इस्माइल को देखा जाता है तो वो मर चुका था। उधर सारी मीडिया भी इस चीज़ को कवर करने लगी थी, क्योंकि अब ये चीज़ें जो है सबके सामने आ चुकी थी। और उधर इस्माइल और कसाब को पकड़ लिया जाता है, जिसमें इस्माइल खान मर चुका था और अजमल कसाब अभी जिंदा था, जिससे उन 8 आतंकवादियों के बारे में पूछताछ चल रही थी कि और कहाँ क्या होने वाला है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। उधर 2 आतंकवादी जिनको लियो पोर्ट कैफ़े पे अटैक करना था, जो सोहेब और नाजिर लियो पोर्ट कैफ़े की तरफ बढ़ते हैं और जिस टैक्सी से जाते हैं उस टैक्सी में वो बॉम्ब लगा देते हैं। टैक्सी में उतर जाते हैं लियो पोर्ट के पास में और टैक्सी आगे जाके ब्लास्ट हो जाती है। फिर लियो पोर्ट कैफ़े में वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोग छिप जाते हैं और लगभग 19 लोगों आसपास जो है इसमें इंजर्ड होते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जो लोग छिपे होते हैं और जो लोग बचा रहे होते हैं उन पर भी नज़र पड़ जाती है, उनको भी मारने लगते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर वो उधर से लियो पोर्ट से बाहर निकलते हैं और ताज होटल की तरफ बढ़ते हैं। उधर से एक ग्रुप पहले ही ताज होटल की तरफ जा चुका था। वो ग्रुप जो था वो था जावेद और हाफिज़ अरशद का। वो दोनों जाते ही जाते सीधे एंट्री पॉइंट पे ही गन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, फॉरेनर भी बहुत सारे मारे जाते हैं, बच्चे बहुत सारे मारे जाते हैं और इसमें कई बिजनेसमैन भी होते हैं उस होटल में। और इन आतंकवादियों का मतलब भी यही था कि उनको हॉस्टेज बनाना और फिर वो जो है ताकि वो जो राष्ट्र है उससे नेगोशिएट कर सकें। फिर वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर हर जगह ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे हैं बिजनेसमैन। और फिर जावेद और हाफिज़ अरशद ये दोनों फ्लोर्स पे पहुंचते हैं और वहाँ KR रामायण मूर्ति एक CEO होते हैं जो रूम नंबर 520 में होते हैं।
और फिर उस रूम का बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है, नहीं खोलते हैं आके नारायण, वो छुप गए होते हैं वॉशरूम में, उन्हें तोड़ कर दरवाज़ा वहाँ पे लाया जाता है, उनको हॉस्टेज बना लिया जाता है। उधर जो सोहेब और नाजिर जो लियो पोर्ट कैफ़े से आ रहे होते हैं वो ताज होटल पहुँचते हैं, और ताज होटल पहुँचने के बाद स्विमिंग पूल का जो एरिया होता है वहाँ फायरिंग करने लगते हैं, और वहाँ से वो लोगों को हॉस्टेज बनाते हैं और अपने लोगों से बात करके जो है उसी रूम नंबर 520 में ले आते हैं। और उस वहीं होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में गौतम अडानी यूएई के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। जब उनके सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है कि अटैक हुआ है तो तुरंत किचन के रास्ते गौतम अडानी को बाहर निकाल लिया जाता है। और उनके आका जो होते हैं वो भी बताते हैं कि ताज होटल में अब पुलिस एंट्री लेने वाली है, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो था उस समय सब चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है भारत को। और उधर जो इमरान और नाजिर थे वो नरीमन हाउस पहुँचते हैं, नरीमन हाउस में भी अटैक करते हैं और वहाँ पर जो है घुस करके लोगों को हॉस्टेज बनाते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पे एक फैमिली रह रही होती है नरीमन हाउस में, जो उनको जो है वो हॉस्टेज बना देते हैं। उनका एक बच्चा भी होता है, वो फैमिली जो इजरायली फैमिली होती है, और वो जो नरीमन हाउस था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी में आता था। और वो इसलिए किया गया था ताकि वो नरीमन हाउस में अटैक करने का कारण ये था कि जो नेशनल लेवल पे वो भारत को नीचा दिखा सकें, वहीं पे इनको हॉस्टेज बनाकर जो है ये नेगोशिएट भी कर सकें, यही इनका एक कारण था। और वहाँ पे 7 लोग इंजर्ड हो जाते हैं नरीमन हाउस में, 9 लोगों को मार दिया जाता है। और वहाँ भी स्थिति अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जो हॉस्टेज थे उन्हें भी अब प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब उधर सरुल्ला और रहमान ओबराय होटल की तरफ बढ़ते हैं और ओबराय होटल में जा कर के तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ भी काफ़ी लोग मारे जाते हैं और हॉस्टेज बना लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट को भी सब पता चल चुका था कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं पे CST में जो आतंकवादी घुसे थे इस्माइल और कसाब, जिनमें से एक मारा जा चुका था और कसाब पकड़ा जा चुका था। ओबराय होटल में जो दो आतंकवादी थे उन्होंने लोगों को हॉस्टेज बना लिया था, और ताज होटल में 4 आतंकवादी थे जिन पर काम चल रहा था जिन्हें पकड़ने का, और 2 लोग ओबराय होटल में थे। अब गवर्नमेंट के पास 3 टारगेट बचे थे और इन्हीं तीनों टारगेट से आतंकवादियों को पकड़ना। इधर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना प्लान बना लिया और इधर न्यूज़ चैनल भी हरकत में आ गई, सारी चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो आतंकवादियों ने उठा लिया। उन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके अपने टेररिस्ट को हर एक चीज़ बता रहे थे कि कहाँ पर NSG है, वो कितने टाइम में आएगी, क्या होने वाला है, ताज में कितने लोग दाखिल होने वाले हैं, हर एक चीज़ छोटा सा छोटा ब्यौरा वो बताते रहते हैं। और इस वक्त मीडिया का रोल इंडिया के पक्ष में नहीं था। और उधर NSG कमांडो को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला था। 360 कमांडो आने वाले थे, जिस प्लेन से आने वाले थे वो प्लेन कहीं और गया हुआ। इधर मुंबई में स्थिति जो थी वो मिनट टू मिनट चेंज होती जा रही थी। लोग दहशत में आ रहे थे कि कहीं और तो हादसे नहीं होने वाले हैं, कहीं और तो अटैक नहीं होने वाला है। और उधर NSG कमांडो के 120 लोगों को अलग किया जाता है और उन्हें एक प्लेन के थ्रू भेजा जाता है मुंबई। जब NSG मुंबई आती है तो वो अपने अपने जो टारगेट था जहाँ पे उन्हें जाना था वो जाते हैं, उन्हें मैप दिया जाता है। अब मैप तो समझ में नहीं आता है, फिर भी NSG वो अपने जेब में रख लेती है और अपने जो है टारगेट की तरफ बढ़ जाती हैं। अच्छा, जो NSG आती है 120 NSG वो 40-40 में डिवाइड कर दी जाती हैं और तीनों जगह पे भेज दी जाती हैं, ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन हाउस। 7 से 8 घंटे इन्हें लग ही चुके। अब NSG कमांडो वहाँ पर पहुँचती है और उसे टैकल करती है। इसमें मीडिया का क्या रोल रहा? मीडिया की लाइव कवरेज की वजह से जो लोकेशन थी हमारे गार्ड्स की, हमारे SPG कमांडो की, वो पता चलती रहती थी आतंकवादियों की, जिसकी वजह से हमने कई अपने जवानों को शहीद पाया। वही द टाइम्स ऑफ इंडिया में लश्कर तैयबा ने इस आतंकवादी घटना का जिम्मेदारी ली और लश्कर तैयबा की जो जड़ है वो पाकिस्तान है। साथ में इस कई घंटे तक चले ऑपरेशन, लगभग 60 घंटे तक चले ऑपरेशन में हमारे कई जवान भी शहीद हुए। लेकिन इन सब के बीच में जो भूमिका है वो मीडिया की क्या रही? अगर मीडिया ने लाइव कवरेज ना किया होता तो शायद जवानों की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो भी आतंकवादियों तक ना पहुंचती और हमारे जवान शायद आज जिंदा होते। दूसरा कि क्या लास्ट टाइम पे सी बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे कम कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।